नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मेरे साथ हैं आप अंकित त्यागी और इस वक्त एक बार फिर से मातोश्री जो उद्धव ठाकरे का पैतृक निवास है उसके बाहर से आपके लिए कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। पुलिस का ज़बरदस्त जमावड़ा यहाँ पर वैसे भी रहता है। आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जो बैठक शुरू हुई, जो उठापटक लगातार चल रही है, उसके बाद से यहाँ पर भी गहमा गहमी जो है वो भी बढ़ चुकी है। तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि जितने भी जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट हैं, चाहे वो कहीं ना कहीं से संजय राउत को लेकर हो जिन्हें ईडी ने कल बुलाया है, या फिर उसके बाद बागियों को अयोग्य घोषित करने की जो पिटीशन थी वो सुप्रीम कोर्ट में आज अब 11 तारीख तक के लिए टाल दी गई है, उसको लेकर हो, और आगे अब क्या क्या रणनीति बनती दिखाई पड़ रही हैं, वो सब आपको लोकतंत्र में सबसे पहले शुरुआत में ही बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उससे पहले मैं आपने बता देता हूं कि कौन कौन से मेरे सहयोगी यहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमें बताएंगे कि किस में उद्धव कैंप में क्या हाल है, शिंदे कैंप में क्या हो रहा है, साथ ही साथ आज और क्या क्या घटनाएं हैं। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ने वाली हैं रंजीता झा, मुंबई से जुड़ रही हैं, देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर हैं। शिवानी मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं गोवंडी से, यहाँ पर शिव सैनिकों का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। गौरव श्रीवास्तव मेरे सहयोगी, लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर मुंबई में जो विभिन्न खेमे हैं उनमें क्या हो रहा है उस पर नजर रखे हुए, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिषेक अवस्थी गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिंदे कैंप जो है वो उसको राहत ज़रूर मिली है और उसके बाद की आगे की रणनीति क्या है वो लेकर हमारे साथ आएंगे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ये इससे शुरू करते हैं, और बीजेपी का जो इस वक्त हमारे पास सूत्रों से खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़, बीजेपी को विश्वास है कि फ्लोर टेस्ट वो जीत जाएंगे। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अगर शिंदे गुट की अनुपस्थिति ना भी हो तो भी महाअघाड़ी के पास सिर्फ 116 विधायकों का समर्थन है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है और इसी खबर से शुरुआत कर रहे हैं आज लोकतंत्र की। भारतीय जनता पार्टी के उच्च सूत्र इस वक्त हमें बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो जल्दी से वो फ्लोर टेस्ट जीतने की स्थिति में है, और इसी वजह से एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है देवेंद्र फडणवीस के घर पे। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी रंजीता के पास। रंजीता, कॉन्फिडेंट है बीजेपी कि अब तक जो शांति उन्होंने बनाई हुई थी और अब मौका मिल गया है 11 तारीख तक का, इस बीच में फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो उनके पास नंबर्स हैं, इतना कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों को जरूर है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इस मामले को रोका हुआ है, ये कहा गया एक बड़ा जो हम कह सकते हैं कि शिंदे गुट के लिए एक बड़ी राहत रही कि उनके जो 16 विधायक थे उनके सस्पेंशन को रोक दिया गया, ये कह करके कि डिप्टी स्पीकर के पास अधिकार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो है उन्हीं पर जो है मामला चल रहा है और ऐसे में अभी वो किसी भी तरह का फैसला जो है वो नहीं ले सकते हैं। जो बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, ये बड़ी खबर है अंकित। अपने आप में दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि उनके पास 170 विधायकों का समर्थन है, जिसमें बीजेपी, इसके अलावा जो अलग अलग पार्टी है, जो उनके अलायंस पार्टियां हैं उनकी बात कही जा रही है। इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक है 9, उनका समर्थन बताया जा रहा है, और आंकड़ों में महाअघाड़ी जो है वो 116 विधायकों के साथ खड़ी है। ये कहानी तब होगा अंकित जब जो शिंदे सेना है उनके साथ जो विधायक है वो अगर एब्सटेन भी करते हैं फ्लोर टेस्ट से, तो भी बीजेपी के पास जो है वो बहुमत है और कंफर्टेबली वो सरकार बना लेंगे, ये दावा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज अंकित, जो तमाम खबरें जो निकल कर आ रही है उसमें यह कि क्या अब जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है उसके बाद गवर्नर के पास क्या अधिकार रहता है, गवर्नर के पास क्या फ्लोर टेस्ट के लिए जो पार्टियां हैं वो अप्रोच करेंगी, या फिर गवर्नर सुओ मोटो भी ले सकते हैं। तो ये जो खबर है वो ये कि गवर्नर सुओ मोटो भी फ्लोर टेस्ट की बात कह सकते हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि पिछली बार जब महाराष्ट्र में इस तरह की चीज हुई थी फ्लोर टेस्ट की बात कह सकते हैं, लेकिन क्या वो चैलेंज हो सकता है कोर्ट में? क्योंकि कोर्ट ने जिस तरीके से रंजीता आज रोक लगा दी है कहीं ना कहीं कि किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर किसी भी तरह से डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर जो है वो फैसला नहीं लिया जा सकता, उसी तरह से क्या गवर्नर अगर
बुला लेते हैं, अगर वो किसी ना किसी तरीके से कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट किया जाए, तो क्या उसके ऊपर कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है? ये एक बड़ा सवाल होगा। और सीधे इस बड़े सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी गौरव के पास जाना चाहता हूं, पर उससे पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। मुंबई में 36 विधानसभा जो हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी तारीख बताई जाएगी तो बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट पर जुटना है। ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि उम्मीद ये होगी कि जब बागी विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उनके साथ होंगे और बड़ी मात्रा में वहाँ पे होने के कारण उनको लग रहा है कि जो एक माफ कीजिएगा, जो एप्रीहेंशन है, एक जो डर है कि शिवसेना बार बार ये बात कहती है कि आइए सड़क पर बात हो जाएगी, मुंबई वापस आइए, यहाँ पर देख लेंगे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को साथ में रहने का फैसला जो है रखने का फैसला कर लिया है कि पूरा बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगा जब एकनाथ शिंदे अपने सहयोगियों के साथ, जो बागी एमएलए हैं, उनके साथ वापस पहुंचेंगे। गौरव के पास चलते हैं। गौरव, फटाफट 2 सवालों के जवाब दीजिए। एक ये कि बीजेपी खुल के एकनाथ शिंदे के समर्थन में, सुरक्षा में खड़ी होगी, उससे शिवसेना में भी कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा, जो उनके काडर है उसमें भी मैसेज जाएगा। और दूसरा सवाल ये कि अगर गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाते हैं तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है 11 तारीख से पहले? बिल्कुल, जिस तरीके से मैसेज की बात है, सामना से लेकर तमाम बयानों के जरिए शिवसेना ये क्लियर कर चुकी है कि जितना बीजेपी के करीब जाते जाएंगे बागी विधायक, वो अपना जनाधार, अपना भरोसा जो है वो शिव सैनिकों के बीच खोते जाएंगे। और तमाम उदाहरणों के जरिए जो है वो शिवसेना और सामना ने, संजय राउत ने समझाने की कोशिश की है कि ऐसे लोग जिन्होंने शिवसेना से बगावत की, उनका शिवसेना को लेकर कोई भविष्य नहीं रह गया, शिवसैनिक उनके साथ कभी नहीं रहे, क्योंकि शिवसेना में धोखेबाजी का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये कि क्या राज्यपाल फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं? बिल्कुल, राज्यपाल फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल जो है संवैधानिक अधिकारी हैं और कोई भी गुट अगर उनके पास पहुंचता और ये दावा करता है कि सरकार अल्पमत में है और फ्लोर टेस्ट कराया जाए तो वो फ्लोर टेस्ट कराने के लिए आदेश दे सकते हैं। हालांकि चाहे तो डिप्टी स्पीकर इसके लिए मना भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको कन्वीन कराना जो है वो डिप्टी स्पीकर का काम है। और आज जब सुनवाई अंकित बिल्कुल आखिरी क्षणों में पहुंच गई थी, उस दौरान देवदत्त कामत ने यही सवाल पूछा था कि क्या फ्लोर टेस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या ऐसी स्थिति बनती है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमारा कोई एप्रीहेंशन होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के हर एक नागरिक के लिए कोर्ट के रास्ते हमेशा खुले हैं, यानी कि 11 जुलाई के पहले भी अगर डिप्टी स्पीकर अपनी अनिच्छा जाहिर करते हैं कि वो फ्लोर टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि 16 विधायकों के अयोग्यता पर अभी मामला लटका हुआ है, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर फ्लोर टेस्ट का भी फैसला जाकर फंस सकता है। फिर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे बात पहुंचे। और हालांकि राज्यपाल जो है सिर्फ आदेश दे सकते हैं, राज्यपाल जो है विधानसभा का सत्र आहूत नहीं कर सकते हैं। विधानसभा का सत्र आहूत करना पूरी तरह से संवैधानिक अधिकार डिप्टी स्पीकर का ही है। तो ये फिर से कहीं ना कहीं जो अधिकारों का बंटवारा है उसको लेकर एक बड़ा सवाल पैदा होगा और संवैधानिक नजरिए से ये देखा जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि राज्यपाल फ्लोर टेस्ट कराने के लिए अपना कदम जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि इन बीच के दिनों में कोशिश रहेगी शिंदे गुट के विभाग द्वारा कि वो मुंबई वापस आकर कहीं ना कहीं सरकार को अल्पमत में लाकर गिराने की कोशिश करें। तो इससे महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उसके ऊपर दबाव जरूर पड़ेगा। लेकिन जैसे कि गौरव बता रहे थे कि इसमें भी कानूनी पेच है, डिप्टी स्पीकर को तय करना है कि फ्लोर टेस्ट जो सेशन है वो कब कन्वीन हो, फ्लोर टेस्ट कब कराया जाए, ये डिप्टी स्पीकर के अधिकारों में आता है। इसको लेकर कानूनी दावपेच जो है वो जरूर बने रहेंगे। एक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। इसमें चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन और बड़े जो बाकी उनके सहयोगी हैं इस वक्त बीजेपी के वो सागर बंगला जो है, जो देवेंद्र फडणवीस का बंगला है, वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त उनकी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। रंजीता के पास चलते हैं फटाफट। रंजीता, ये बताइए, ये बैठक जो शुरू हुई है अहम इसलिए भी है क्योंकि आज सबको लग रहा था सुप्रीम कोर्ट में जो भी तय होगा उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी यहां पर बढ़ जाएगी। तो क्या मायने लगाए जाएं कि भारतीय जनता पार्टी अगले 2-3 दिनों में कोशिश करेगी
फ्लोर टेस्ट भी हो जाए, विधायक वापस भी वो वहाँ यहाँ से आ जाएं, पूरी ताकत दिखा दी जाए? बिल्कुल अंकित, देखिए जो कोर कमेटी की बैठक है बीजेपी की, वो अभी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर शुरू हो गया है। इस बैठक में तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब इस बैठक में मौजूद हैं। सवाल ये कि अब तक जो बीजेपी ये दिखा रही थी, लगातार फ्रंट पर नहीं आ रही थी और तमाम जो चीज़ें हो रही थी वो एकनाथ शिंदे की तरफ से किया जा रहा था। अब बीजेपी धीरे धीरे जो है वो अपने यहाँ के काडर को मैसेज देने की कोशिश कर रही है। यहाँ के विधायकों को ये मैसेज दिया गया है कि जश्न की तैयारी की जाए। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सभी को कहा गया है कि अलग अलग जगहों पर जहां जहां जो भी पार्टी कार्यालय के आसपास के जो इलाके हैं उन जगहों पर जुटने शुरू हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कही जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अगर शिंदे गुट जो है वो फ्लोर टेस्ट अगर राज्यपाल बुलाते हैं और उसमें अगर वो एब्सेंट भी करते हैं तो भी अंकों में जो है वो बीजेपी आगे चलेगी। और ये दावा है उनकी तरफ से कि उनके पास बहुमत के आंकड़ों तक पहुंचने की संख्या मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही अंकित ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो अधिकार है उसको लेकर जो सवाल उठे आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ऐसे में जब सुओ मोटो भी अगर राज्यपाल ये कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और अगर कोई ये सवाल उठाए कि डिप्टी स्पीकर जो है वो संवैधानिक तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं बायस्ड फैसले रजिता बनी रही है हमारे साथ बीजेपी के कैंप से। एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी से जब शुरुआत में उन्हें झटका लगा तो सुलह करने की कोशिश की थी। ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के द्वारा कि शिंदे को अलग थलग करने की कोशिश हुई थी। यानी कि शुरुआत में जो शुरुआत के 2-3 दिन बार बार ये बात हो रही थी कि उद्धव ठाकरे इतने शांत हैं, शिवसेना कुछ कह क्यों नहीं रही, एक्शन क्यों नहीं हो रहा। वो शायद बीजेपी कह रही है कि वो इस वजह से था क्योंकि उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी और वो चाहते थे उद्धव ठाकरे कैंप की किसी न किसी तरीके से जो बात है वो बीजेपी और उनके बीच में बन जाए और एकनाथ शिंदे को दरकिनार कर दिया जाए। यही बात कई सारे सूत्र जो एनसीपी के थे वो भी कह रहे थे। उनको भी इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी जो कोशिश की जा रही है ये पूरे करता धरता उद्धव ठाकरे हो। शिवानी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनके पास चलते हैं और फटाफट उनसे इस सवाल का जवाब लेते हैं। शिवानी, शुरुआत में जो 2-3 दिन लगा था कि उद्धव ठाकरे बहुत एक्टिव नहीं है, इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे थे, तो क्या उस समय जैसे बीजेपी कह रही है कोशिश चल रही थी बीजेपी के साथ मान मनोबल की? अंकित, देखिए बिल्कुल जिस तरह से बीजेपी द्वारा फिलहाल क्लेम्स आ रहे हैं, सूत्रों के आधार पर मीटिंग की कई सारी डिटेल्स जो हैं वो बाहर आई हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में जितनी भी बातचीत करने की गुंजाइशें थी पर आए हुए थे मिलने के लिए उद्धव ठाकरे से। पूरा जो कोर्ट का पूरा हंगामा हुआ उसके बाद वो अभी यहाँ से निकले। तो इस वक्त आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ये तस्वीरें उनके काफिले की थी। दिलीप वलसे पाटिल जो एनसीपी के कोटे से आते हैं वो इस वक्त यहाँ से उद्धव ठाकरे से मिलके पहुंचे हैं। काफ़ी लंबी बातचीत हुई, काफ़ी देर तक बातचीत हुई। जिस तरीके से हमने अभी देखा कि वो यहाँ से निकले हैं उसका क्या अंदर तय हुआ है ये बात देखने वाली होगी। पर इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि होम मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के, और ये तब भी आता है कि कोर्ट ने आज बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो महाराष्ट्र सरकार की है। एक एक व्यक्ति को जो एमएलए है उनके परिवार को, उनकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जो है वो इस वक्त महाराष्ट्र सरकार की है। और इसी वजह से उसको देखते हुए भी होम मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल अभी यहीं से निकले हैं। शिवानी माफ़ कीजिएगा, आपको बीच में रोक दिया था जी। तो आप बता रही थी कि किस तरीके से शायद शुरुआत में कोशिश थी कि शिंदे को अलग करके बीजेपी और एक शिवसेना साथ साथ आ जाए, ऐसा बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं अब ठाकरे से कोई बातचीत नहीं होगी, अगर उनको कोई बात करनी है तो वो अब दिल्ली में हाईकमांड से बात करें। बिल्कुल, यहाँ पर सूत्रों के आधार पर ये जो हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है बड़े नेताओं के बीच में बीजेपी के, ये बात साफ हो रही है, स्पष्ट है कि शिवसेना के साथ बातचीत की गुंजाइशें
खत्म हुई, एटलीस्ट महाराष्ट्र बीजेपी की। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से आक्रामक रूप से शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं बच जाती है कि किसी भी तरीके का अलायंस जो है वो देखने को मिलेगा। यद्यपि शिवसेना अभी भी बीजेपी से किसी तरीके का कनेक्शन रखना चाहती है तो उसे दिल्ली का रुख अपनाना पड़ेगा। दिल्ली के रुख से साफ मतलब है कि अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करनी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में अब देवेंद्र फडणवीस जो है वो किसी भी तरीके की दोस्ती के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर यह बताई गई थी कि शिवसेना द्वारा जो है बीजेपी को अप्रोच भी किया गया था, जस्ट इन केस अगर एकनाथ शिंदे पूरी तरह से अलग हो जाते हैं तो उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, उनके पास किसी भी नेशनल पार्टी का सपोर्ट न हो, अपना एक अलायंस या अपनी एक पार्टी जो है वो क्रिएट करने के लिए। इस तरीके के क्लेम्स भी आ रहे हैं। हालांकि लगातार शिवसेना द्वारा इस चीज को नकारा गया है कि उन्होंने कभी भी बीजेपी को अप्रोच नहीं किया है। दूसरी बड़ी चीजें ये भी सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि जितने भी रेबल्स मिनिस्टर्स और एमएलएज हैं, जब वो मुंबई का रुख करेंगे, जब वो मुंबई लौटेंगे, तब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी महाराष्ट्र प्रशासन की तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उनका भी एक समर्थन जो है उन लोगों को दिखता हुआ नजर आएगा। क्योंकि याद करें तो कल ही के दिन आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर कहा था कि एयरपोर्ट से विधान भवन का जो रास्ता है उसके बीच में वर्ली भी होकर जाता है, यानी कि वर्ली से ही लोग गुजरेंगे, शिव सैनिकों का प्रदर्शन और उनकी रुकावट देखने को मिलेगी। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो अग्रसित रूप से शिवसेना की खिलाफत करते हुए उन सारे रेबल एमएलएज और मिनिस्टर्स के लिए एक समर्थन के रूप में नजर आएगी। यहाँ पर विरोध करेंगे तो बीजेपी उनका समर्थन करने के लिए सड़क पर उतरेगी। शिवानी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, क्या जो 16 विधायक हैं उनको बर्खास्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से बीच में नहीं पड़ता है या उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट पर दोनों गुटों की नजर लगी हुई थी और जिस तरीके से जो आप अब इस वक्त देख रहे हैं कि राजनीति जो एक के बाद एक अब ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हर कैंप चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, शिंदे हो या बीजेपी हो, एक के बाद एक मीटिंग्स कर रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जो है वो 11 तारीख तक बहुत क्लियर है। तो क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में हुआ, किसने क्या दलील रखी, पहले आपको वो सुनवा देते हैं, फिर खबरों पर और भी बात करेंगे। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब लंबी होती चली जा रही है। मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक जारी सियासी लड़ाई का एक केंद्र अब दिल्ली भी है, जहां सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई बातें कही, जिसका मतलब है कि फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार बैकफुट पर है। कोर्ट ने विधायकों के अयोग्य घोषित करने वाली बात को लेकर साफ कर दिया कि डिप्टी स्पीकर अयोग्यता पर फैसले नहीं लेंगे, इस मामले में कोई दखल नहीं देगा। 12 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है और सभी पक्षों से 3 दिन में जवाब मांगा है। यह फैसला शिंदे गुट के लिए अब तक की सबसे राहत भरी खबर है, क्योंकि अगर विधायक अयोग्य साबित कर दिए जाते तो सारा खेल ही गड़बड़ हो जाता। शिंदे गुट की ओर जो बागी विधायक हैं, उनको राहत मिल गई है। उद्धव गुट को झटका लगा है। डिप्टी स्पीकर के नोटिस का कोई असर नहीं, जबकि डिप्टी स्पीकर को अब जवाब देना पड़ेगा। 12 जुलाई तक अयोग्य नहीं घोषित किए जाएंगे विधायक, मतलब अयोग्यता वाला दांव फेल हो गया। शिंदे गुट का पक्ष मजबूत है, उद्धव गुट के लिए यह बड़ा झटका है। सभी विधायकों की सुरक्षा बढ़ेगी, बागियों की सुरक्षा उद्धव सरकार को देनी होगी। सिर्फ विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं करने तक की बात सीमित नहीं है। कोर्ट ने महाराष्ट्र की सरकार को कहा कि 39 बागी विधायकों के परिवारों की सुरक्षा की जाए, ताकि उनके परिवार को कोई जान माल का नुकसान न हो, और ये पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की सरकार पर होगी। कोर्ट चाहती है कि अब इस मामले में केंद्र सरकार भी जवाब दे, इसलिए केंद्र को भी नोटिस अलग से भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष के वकीलों के बीच इस बात पर भी बहस हुई कि मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया। उद्धव गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट आने का कारण नहीं बताया है। हम सदन की कार्यवाही पर बहस कर रहे हैं। जवाब में नीरज किशन कौल, जो कि शिंदे गुट के वकील हैं, उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला जल्दीबाजी में लिया गया। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसलों को रोका है। डिप्टी स्पीकर ने जवाब के लिए समय नहीं दिया। चूंकि डिप्टी स्पीकर को लेकर शिंदे गुट के पास कई सवाल थे, फिर उद्धव गुट ने भी इस पर जवाब दिया। फिर कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हम इस मामले में दखल दे सकते हैं,
यहाँ पर डिप्टी स्पीकर के बने रहने पर सवाल है। अपने मामले में स्पीकर जज नहीं बन सकते। डिप्टी स्पीकर अपना जवाब दाखिल करें। डिप्टी स्पीकर दस्तावेजों के साथ एफिडेविट दें। एफिडेविट देने पर डिप्टी स्पीकर पर फैसला और चिट्ठी सही नहीं तो फिर सवाल क्यों नहीं उठाए गए। ये पूरी लड़ाई अभी थमती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि कोर्ट ने अब से 15 दिन का वक्त लिया है और इसकी अगली सुनवाई की तारीख 12 जुलाई तय की है। ऐसे में इस बीच में किस गुट का दबदबा बढ़ेगा, किसका दबदबा घटेगा, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद शिंदे गुट इसे अपनी पहली जीत के बराबर मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं वो इस वक्त थाने में जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, मुंबई में शिवसेना जो है, जिसमें आप बिल्कुल जो लड़ाई चल रही है दोपहर है, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है। मुंबई के अंदर ठाकरे जो हैं परिवार जो है उसका शिव सैनिक जो हैं वो उनके समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं थाने में लगता है कि शिव सैनिक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं। और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम जो एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके भी कहा, जल्दबाजी होगी थोड़ी कि उनको जीत मिली है, लेकिन कुल मिलाकर लग ऐसा रहा है कि यहाँ पर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो जो समर्थक हैं, ये सारा जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बैटल ऑफ परसेप्शन है। तो एक तरफ आदित्य ठाकरे जाके अपने समर्थकों के बीच में खड़े हो रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ज़मीन पर। वहीं एकनाथ शिंदे थाने में अपने समर्थकों के बीच में कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अपनी पूरी ताकत दिखाई जाए। मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आज ज़रूर किसी न किसी तरीके से एक प्रोत्साहन ज़रूर एकनाथ शिंदे को मिला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया उनके विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन से और अब उनके पास समय भी काफ़ी है। तो अब आगे आने वाले दिनों में प्लान क्या है, कब वापस आ रहे हैं? तौर पर यही चीज़ डिस्कस की जा रही है। आपको बता दें कि शिंदे कैंप की भी कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है और उसमें रिबेल एमएलएज भी मौजूद है। आगे क्या, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा निर्णय था उन्हें बताया जा रहा है, एक राहत की सांस मिली है, डिस्क्वालिफिकेशन से बच गए हैं। लेकिन 11 तारीख तक ये पूरा लीगल बैटल जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। वहीं फ्लोर टेस्ट की जो सूत्रों के द्वारा खबरें मिल रही है उसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर मीटिंग चल रही है, लेकिन आपको बता दूँ साथ ही साथ मुंबई में भी बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है। तो हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि उस मीटिंग में क्या होगा उसका ही परिणाम यहाँ देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर तय होगा कि कब और कैसे निकलना है। और जहाँ तक सूत्रों की माने तो इस वीक के भीतर इनके निकलने की संभावना है। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ साफ कर दी है कि आपको इन विधायकों के समेत इनकी फैमिली को सिक्योरिटी देनी होगी, जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में हामी भी भरी है। तो एक तरीके से इन विधायकों को ये एश्योरेंस दिया जा रहा है, इन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है कि आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं, सेंट्रल फोर्सेस आपके साथ है। और इन शॉर्ट जिस तरीके से रंजीता में बता रही थी कि बीजेपी की पूरी तैयारी है, बीजेपी भी आपके साथ है, डरने की बात नहीं है। और इसी तरीके से एक के बाद एक धमकियां जो उद्धव कैंप से मिल रही है उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ भी देखने मिल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक राहत की सांस उन्हें मिली है और डिस्क्वालिफिकेशन से बचने पर एक समाधान व्यक्त किया है। और एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके ये कहा है कि ये हमारी विजय है, ये बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की विजय है। और इसी पर अभिषेक, अब कहीं ना कहीं जो डर होगा उद्धव ठाकरे कैंप में वो इस बात का होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो कम से कम डिस्क्वालिफिकेशन का एक डर था, अब वो खत्म अगर हो गया है तो और लोग यहां से निकल के उधर ना पहुंच जाएं। और जो आंकड़ा अभी 47-48 का है निर्दलियों को मिलाकर, वो 50 के ऊपर ना पहुंच जाए उनके खिलाफ खड़े हुए एमएलएज का। इस बीच धमकियों की बात कर रहे थे, एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार कंट्रोवर्सीज में किसी न किसी तरह के ये जो राजनीतिक उठापटक है उसके केंद्र में रहते हैं, वो हैं संजय राउत। उद्धव ठाकरे के करीबी हैं और इस वक्त उद्धव ठाकरे कैंप क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, क्या रणनीति है, उसको मीडिया के सामने रखने का सारी जिम्मेदारी उनकी है। पर अपनी बातों को वो जिस तरीके से कहते हैं वो बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरती हैं। वही संजय राउत, आज उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक पुराने केस में
नोटिस जारी किया और कहा कि कल 11 बजे मुंबई में ईडी के ऑफिस में पेश हो जाइए। इसको लेकर जबरदस्त राजनीति होने लगी, क्योंकि जो टाइमिंग है ईडी की वो तब है जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी और दूसरी तरफ सरकार बचाने की कवायद। संजय राउत ने कहा सर कटा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं और ना ही कल ईडी ऑफिस जाएंगे। इसको लेकर जो पूरा वाद विवाद चल रहा है वो जरा इस रिपोर्ट में देखिए। बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। ज़रूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊंगा और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊंगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ। संजय राउत मंगलवार को ईडी के दफ्तर जाएंगे, पेशी होनी है, सवाल जवाब होने हैं, लेकिन राजनीति में सबसे अहम होती है टाइमिंग। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच संजय राउत कभी नरम दिखे कभी गरम, लेकिन सोमवार को संजय राउत पर ईडी ही गरम हो गई। मामला पुराना है, बस नई बात यही है कि उन्हें मंगलवार को ईडी के सामने फिर से जाना होगा। इसे राउत के लिए संयोग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। एक तरफ उनकी पार्टी संकट में है, सरकार संकट में है और इसी संकट की घड़ी में ईडी ने संजय राउत को मंगलवार को पेश होने को कह दिया। ईडी का समन आया तो संजय राउत ने इस पर रिएक्शन भी दिया। राउत इसे विरोधियों की साजिश करार दे रहे हैं। जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। ज़रूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊँगा और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊँगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ। संजय राउत को नोटिस आया तो गठबंधन धर्म निभाते हुए पृथ्वीराज चौहान भी आ गया। संजय राउत को डिफेंड करते हुए इसे बदले की कार्रवाई करार दिया। पूरा जो मामला डिफेक्शन का इंजीनियर किया गया है, ये दिल्ली से एजेंसी का इस्तेमाल करके हुआ है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। करीब करीब 15-16 लोगों के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही है, इसी के कारण वो गुवाहाटी गए हैं। संजय राउत को ईडी के समन की टाइमिंग पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन उन्हें जिस केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है उसमें आरोप काफी गंभीर है। मामला पात्रा चौल लैंड स्कैम का है। 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इस मामले में राउत की पत्नी की 2 करोड़ की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। राउत के करीबी प्रवीण रावत की 9 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। आरोप गंभीर है और ईडी की कार्रवाई पहले से चल रही है, लेकिन संजय राउत को ऐसे वक्त में ईडी का नोटिस आया है जब महाराष्ट्र में सियासी महासंग्राम छिड़ा है। ऐसे में टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है दिल्ली से। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सोनिया गांधी के निजी सचिव के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया है। सोनिया गांधी के निजी सचिव के ऊपर आरोप लगाया गया है कि शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप उन पर लगा है। निजी सचिव पीपी माधवन हैं, उनके ऊपर पुलिस ने अब रेप का मामला दर्ज किया है। ये उत्तम नगर में मामला दर्ज हुआ है और इसी से जुड़ी इस वक्त की खबर आ रही है। और जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मोहित ओम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, ये मामला जो है दर्ज हो गया है, एफआईआर में क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं और इस पर आगे की कार्रवाई अब क्या होगी? बलात्कार की धारा 376 और जान से मारने की धमकी 506 के तहत मामला इसमें दर्ज किया गया है। जो पीड़िता है उसने पुलिस को 26 तारीख को कंप्लेंट दी है और 26 तारीख को इस मामले में केस रजिस्टर्ड किया गया है। पीपी माधवन के बारे में बताया गया है कि नौकरी का झांसा देकर और शादी का झांसा देकर ये बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। जो पीड़िता है वो बताया जा रहा है कि विधवा है और उनके जो पति थे वो कांग्रेस में होर्डिंग लगाने का काम करते थे, लेकिन कुछ समय पहले उनकी मौत हुई है और इस सिलसिले में वो नौकरी मांगने के लिए वो लगातार कांग्रेस ऑफिस जा रही थी, जहां पे पीपी माधवन से संपर्क हुआ है। पीपी माधवन उनसे मिले हैं, पर्सनल मीटिंग्स हुई हैं और उस दौरान पीड़िता का आरोप है कि मेरे साथ बलात्कार किया गया है और इस मामले की शिकायत जो है वो उत्तम नगर थाने में की गई है, क्योंकि पीड़िता का जो घर बताया जा रहा है विकास नगर द्वारका के पास बताया जा रहा है, उत्तम नगर थाना क्षेत्र में आता है।
फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अभी एफआईआर रजिस्टर्ड की है और आगे की जो कार्रवाई है उसमें पुलिस लग गई है। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं उसके खिलाफ अगर सख्त सबूत मिलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 376 का मामला दर्ज है जो नॉन अवेलेबल है, तो इस मामले में जल्द गिरफ्तारी पीपी माधवन की हो सकती है। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले में अपनी जांच करती है, लेकिन एक गंभीर आरोप सोनिया गांधी के निजी सचिव बताए जा रहे हैं राघवन, उनके ऊपर लगा है। अब वक्त हो चुका है लोकतंत्र की स्पेशल रिपोर्ट का, क्योंकि महाराष्ट्र में है तो उसी से जुड़ी हुई खबर आपके लिए आज स्पेशल रिपोर्ट में लेकर आए हैं। ये जो पूरा उठापटक चल रही है, लड़ाई अब यहाँ तक हो गई है कि मरने मारने की बातें की जा रही हैं। हर एक्शन का इमीडिएट रिएक्शन दिखाई पड़ता है। एक तरफ उद्धव ठाकरे के समर्थक दिखाई पड़ते हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के। कई जगह पे उनकी झड़पें भी हुई। कुछ से मिलने तो आज आदित्य ठाकरे खुद गए, जो झड़पों में घायल हो गए थे, अस्पताल में भर्ती हैं। पर इस पूरे खेल में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो विलन बन के सामने खड़े हुए, और कौन कहां पर अपनी ताकत किस नजरिए से दिखा रहा है, ये धमकियां दी क्यों जा रही हैं, इसी को लेकर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मुंबई से। महाराष्ट्र की लड़ाई मरने मारने पर आई। हम ऐलान करते हैं, जय घोष करते हैं, तो छत्रपति की तलवार की धार भी हर दुश्मन के लिए एक डर पैदा करती है। तो एकनाथ शिंदे या उसके जो बगावत करने वाले साथी हैं, वो यहाँ आने से डरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। सत्ता के लिए ऐसा पाप, मेरा बाप वर्सेज तेरा बाप है। अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है, एक। बाला साहब की शिवसेना में रण बहुत भीषण। गाली, धमकी और अब एक्शन, ये आग उस उकसावे का अंजाम है जिसे बीते कई दिनों से संजय राउत हवा दे रहे हैं। वार उद्धव कैंप ने किया तो अब पलटवार शिंदे गुट की तरफ से भी होने लगा है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बगावत की आंधी थमी नहीं तो उद्धव ठाकरे में आस्था रखने वालों ने इस कदर जुबानी आग उगली है कि महाराष्ट्र में सरेरा ज्वालामुखी विस्फोट का आलम है। ये मंजर एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे का है, जहां संजय राउत के खिलाफ शिंदे समर्थकों का जबरदस्त आक्रोश फूटा। यह आवाज यकीनन मातोश्री तक भी पहुंची होगी, तभी तो संजय राउत अपने हाथों लगाई आग पर फौरन पानी डालने की कवायद में भी जुट गए। शिंदे कैंप के पलटवार से संजय ऐसे सहमे कि बाप वाले बयान पर सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए इस बयान का पाप शिंदे कैंप के गुलाब राव पाटिल के सिर पर मढ़ दिया। कतलियां कहीं सांप बदल लेते हैं, कतलियां कहीं सांप बदल लेते हैं, पुण्य के आड़ में पाप बदल लेते हैं, मतलब के लिए कई लोग अपने बाप बदल लेते हैं। वहां जो बैठे हैं गुवाहाटी में, उन सभी के लिए गुलाब पाटिल का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। संजय राउत ने गुलाबराव पाटिल पर सोशल मीडिया और फिर कैमरे के सामने आकर वार किया तो जलगांव में गुलाबराव पाटिल के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर पलटवार किया। और फिर राउत का पुतला फूंक कर अपने गुस्से का इजहार किया।
ठाणे के आनंद आश्रम पर भी शिंदे समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। बड़ी बात यह कि जमावड़ा शिवसेना के ही विभाग प्रमुख और नगर सेवक की तरफ से किया गया, जो उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे कैंप में चले गए हैं। इससे पहले दोनों गुटों में टकराव की आशंका को देखते हुए यहां बड़ी तादाद में पुलिस वालों को तैनात किया गया था। उस्मानाबाद जिले की परांडा तहसील में बागी विधायक तानाजी सावंत के समर्थन में भी मोर्चा निकाला गया। इस दौरान सावंत समर्थकों ने अपने नेता के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। सावंत साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शिरडी में उद्धव कैंप के शिवसैनिक सड़क पर उतरे तो यहां भी जय भवानी और जय शिवाजी के नारे गूंजे। इस दौरान उद्धव समर्थकों ने टायर जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बीड में भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ रास्ता रोको आंदोलन हुआ। करीब 2 घंटे तक उद्धव समर्थकों ने सड़क को जाम किया। इस दौरान बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पोस्टर लिए शिवसैनिकों ने जमकर नारेबाजी की। दोनों गुट अपने अपने नेता के बचाव में एक दूसरे पर जुबानी तीर चलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। शिवसेना के पूर्व विधायक सुभाष साबने ने शिंदे की बगावत को पार्टी को बचाने की कवायद करार दिया है। साबने ने आरोप लगाया कि उद्धव को सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी की चिंता है, जिसे बचाने के लिए उन्होंने बाला साहेब के दुश्मनों से हाथ मिला लिया है। पण ज्यांनी शिवसेना प्रमुखांना जेल दाखवली त्याच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही बसता। द्वारा महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से जिस तरह से बयान आ रहे हैं वो इस ओर संकेत करते हैं कि जब भी शिंदे का गुट मुंबई में आएगा तब उन दोनों ही गुटों के बीच में, वो भले ही उद्धव का कैंप हो या फिर एकनाथ शिंदे का कैंप हो, लड़ाई होगी। दोनों आमने सामने होंगे और आर पार की जंग देखने को मिलेगी। हालांकि जब भी ये जंग होगी उसमें ये साफ है कि ना उद्धव कैंप कम होगा, ना ही एकनाथ शिंदे का कैंप पीछे पड़ेगा। महाराष्ट्र में सरकार की लड़ाई सड़क छाप हो गई है। मुंबई से पुणे तक तांडव मचा हुआ है। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। महाराष्ट्र में शहर शहर ठाकरे के शिवसैनिक और शिंदे के शिवसैनिक आमने सामने आ गए हैं। कहीं बागी विधायकों के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, कहीं तस्वीरों पर कालिख पोती जा रही है, बागियों के दफ्तरों पर तोड़फोड़ जारी है। शिंदे और उनके समर्थकों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सियासत का ये शिवसेना स्टाइल है जिसका मंत्र कभी खुद बाला साहेब नहीं दिया था। आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। आज जब शिवसेना सबसे बड़ी टूट के मुहाने पर खड़ी है तो दोनों कैंप खुद को बाला साहब का सच्चा सिपाही होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में तोड़फोड़ और हिंसा की ऐसी तस्वीरें लाजमी हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। वो बाला साहब ठाकरे का दौर था और ये उद्धव ठाकरे का समय है। उस वक्त बाला साहब के एक इशारे पर मुंबई और ठाणे में लाखों लोग की भीड़ जमा हो जाती थी। लेकिन अब मंजर ये है कि उद्धव समर्थकों के तमाम उकसावों के बावजूद सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले गुवाहाटी के होटल में जमे बागी विधायकों के घर से लेकर ऑफिस तक और बैनर पोस्टर से लेकर तस्वीर तक कैसे उद्धव समर्थकों के निशाने पर हैं, वो देखिए। पुणे में एकनाथ शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के घर पर तोड़फोड़ हुई। रायगढ़ में एकनाथ शिंदे के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। साकीनाका में शिवसैनिकों ने बागी विधायक दिलीप लांडे के पोस्टर को फाड़ दिया। वहीं उस्मानाबाद में बागी विधायक के ऑफिस के गेट पर गद्दार लिख दिया गया, जबकि उल्लासनगर में एकनाथ शिंदे के बेटे के दफ्तर पर जमकर तोड़फोड़ हुई। शिवसैनिकों ने यहां सांसद श्रीकांत शिंदे के ऑफिस को निशाना बनाया और जमकर उपद्रव किया। ये तस्वीरें बताती है कि महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब कैसे सड़क पर आ गई है। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। सड़कों पर उद्धव समर्थकों के तांडव, इस हंगामे के पीछे की क्या वजह है? शिवसेना सांसद संजय राउत की भाषा, जो उपद्रव की आंच में पेट्रोल डालने का काम कर रही है। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली,
ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा ज़रूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए हमारे, पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नहीं। शिव सैनिकों के इस तांडव से निपटने के लिए केंद्र से लेकर महाराष्ट्र पुलिस की क्या तैयारी है, इस पर भी बात होगी। लेकिन अभी आप देखिए किस तरह शिंदे कैंप उद्धव समर्थकों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर पर हमले के बाद का ये रिएक्शन है। भगवा झंडों से लैस तानाजी के समर्थक सड़कों पर उतरे, खड़ी गाड़ियों पर लाठी डंडों से अटैक किया और ईंट का जवाब पत्थर से देने की हिमाकत की। सड़क पर मचे तांडव के बीच गुवाहाटी में बैठे बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने शनिवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से लेकर डीजीपी तक को चिट्ठी लिख डाली। इस चिट्ठी में उन्होंने गुवाहाटी पहुंचे विधायकों के परिवारों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। महाराष्ट्र के इस मंजर को देखकर यही लगता है कि सूबे की कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की कगार पर है। हकीकत ये कि उद्धव सरकार के मंत्री भी इसे मौजूदा हालात का मामूली रिएक्शन बताकर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने में जुटे हैं। जो कार्यकर्ता जिस पक्ष का है, जब उस नेता को चुनता है तो वो पार्टी को देख के चुनता है, उस नेता को देख के नहीं चुनता। इस पार्टी से नेता खड़ा उस पार्टी के समर्थक है। जब इस तरीके के हालात नजर आते हैं तो कार्यकर्ता अपनी भावनाएं लेके उनके घर पे, उनके कार्यालय पे प्रदर्शन करते हैं। और एक आधा इलीगल होर्डिंग अगर कोई निकाल देता है या तोड़ने की कोशिश करता है, उसको वायलेंस कहना ये भी मेरे ख्याल से ठीक बात। इस बीच केंद्र ने भी बागियों की सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया है। केंद्र सरकार ने 15 बागी विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी है। शिवसेना के 15 बागी विधायकों को Y+ ग्रेड की सुरक्षा दी गई है। एक तरफ बागी विधायकों के घर और ऑफिस शिवसैनिकों के टारगेट पर है, तो दूसरी तरफ संजय राउत बार बार बागियों को गुवाहाटी से मुंबई लौटने पर देख लेने की धमकी देने से बाज नहीं आ रहे। ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन संजय राउत शायद ये भूल गए कि एकनाथ शिंदे भी बाला साहेब के पक्के चेले हैं। तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे। त्यामागे आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। बागी गुट जितना उद्धव ठाकरे से नाराज है, उतना ही संजय राउत से भी। शिंदे कैंप के नेता दीपक केसरकर ने तो राउत को शरद पवार के हुक्म का गुलाम तक बता दिया है। हमारे गठ को क्या कहा जाए, या हम अगर शिवसेना है तो उस शिवसेना को क्या कहा जाए। अगर उसमें बाला साहब का नाम नहीं यूज करना है, ये बोल रहे कोई महाराष्ट्र से कि वो इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी। हमने अभी कुछ भी क्लेम नहीं किया। हमारा नाम तो शिवसेना है ही है, तो उसमें और ऐड नहीं करना। ऐसे उनको लगता है तो हम लोग उसको शिवसेना बोलेंगे, उनका हम लोग आदर करेंगे। इन सब के बीच उद्धव कैंप से शिंदे गुट में जाने की भगदड़ ऐसी मची है कि कौन कब मुंबई से गुवाहाटी की उड़ान भर ले कहना मुश्किल है।